स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको पॉलिटी के लिए यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कराऊंगा। यानी आपको पता है कि जैसे पार्ट 5 में 5वें भाग में यूनियन एग्जीक्यूटिव का टॉपिक आता है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 यानी 52 आर्टिकल से लेकर 151 आर्टिकल तक टोटल यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट आते हैं। तो पॉलिटी का सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा पार्ट आता है हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में लगभग 100 आर्टिकल आते हैं, 100 आर्टिकल आते हैं, और इसमें हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और CAG और अटॉर्नी जनरल आदि की पोस्टें जो हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में काउंट होती हैं। यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट में ये सारे पद जो हैं, पोस्टें जो हैं, इसी में आती हैं। तो आर्टिकल 152 से लेकर 151 तक इसमें आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रेसिडेंट। आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है भारत में सबसे सुप्रीम पोस्ट है राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट में आता है। 52 आर्टिकल, 53 आर्टिकल, 54, 55 और 56 डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट और उसके इलेक्शन से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति की पोस्ट और उसके इलेक्शन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति के बारे में प्रेसिडेंट के लिए एज और क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक या कुछ क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की एज, तो एज हमारे देश में राष्ट्रपति की एज जो है 35 ईयर्स है। यानी न्यूनतम आयु, मिनिमम एज अगर राष्ट्रपति की आती है तो 35 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, उनकी मिनिमम आयु जो है 35 ईयर्स होती है। जबकि दूसरा क्वेश्चन आता है अपर एज, यानी ऊपरी आयु या मैक्सिमम एज कह देते हैं। अपर एज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, यानी राष्ट्रपति के लिए ऊपरी आयु जो है डिफाइन नहीं है। फिर आता है कि राष्ट्रपति जो है कितनी बार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है, या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है। तो इसमें जो हमारे देश में नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, वो अनलिमिटेड है, यानी कितनी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। और आपको पता है कि भारत में राष्ट्रपति जो है 5 ईयर यानी 5 साल के लिए बनता है, और 5 साल के बाद उनको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ता है। और जो नया राष्ट्रपति आता है वो विदिन 6 मंथ यानी 6 महीने के अंदर दोबारा से नया राष्ट्रपति इलेक्ट होना चाहिए। अगर नॉर्मल डेट है तो राष्ट्रपति के चुनाव जो है हटने की डेट से पहले ही कराए जाते हैं, और अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो विदिन 6 मंथ का टाइम उसमें लागू होता है। तो फिर क्वेश्चन आएंगे कि एज के बाद क्वालिफिकेशन यानी योग्यताएं, राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आता है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति जो है एक सिटीजन यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड आता है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा के MP यानी MP ऑफ लोकसभा की एलिजिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा का MP बनने के लायक होना चाहिए। ठीक है जी। तो राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले आता है आर्टिकल 52 और 53। 52 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी इंडिया हैज ए प्रेसिडेंट, यानी भारत में एक राष्ट्रपति की पोस्ट होगी। तो प्रेसिडेंट जो है भारत में हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य का प्रमुख होगा, और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का प्रमुख होगा। तो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट आता है, जिसमें 52, 53 और 54 आर्टिकल आएंगे। इसी आर्टिकल के साथ ही इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में दिया गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा और कौन कौन जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति जो है भारत में हेड ऑफ स्टेट होता है, राज्य का प्रमुख, यानी वो राज्य का प्रमुख होता है जो देश को यानी कंट्री को लीड करता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, यानी भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। फिर आता है जी हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट में यानी सरकार के प्रमुख में राष्ट्रपति मुख्य रूप से आता है, परंतु इसमें प्रधानमंत्री का भी रोल आता है। तो कैसे देखेंगे उसे हम, तो प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट आता है, यानी संवैधानिक प्रमुख है सरकार का, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो। और जबकि उसको नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कह देते हैं, जैसे औपचारिक प्रधान यानी सरकार का औपचारिक प्रधान होता है, फॉर्मल हेड होता है। जबकि रियल यानी जो पावरफुल हेड है, पावरफुल और रियल हेड में जो वास्तविक शक्ति का केंद्र होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट जो है PM के साथ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ एडवाइस, एड एंड एडवाइस यानी उसकी सहायता से काम करता है। सारे काम यानी
जो सभी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सभी में राष्ट्रपति की सहमति और राष्ट्रपति का ही नाम होता है, सिग्नेचर होते हैं। जबकि उनके सलाह के लिए प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी पीएम विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो चेयरमैन है या प्रमुख है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो प्रेसिडेंट जो है भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और हेड ऑफ स्टेट का मुख्य पार्ट आता है। तो प्रेसिडेंट के बारे में आगे हम देखते हैं इलेक्शन। राष्ट्रपति का चुनाव, अब जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव 2017 में होने वाले हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो सबसे पहले आता है राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का मुख्य योगदान होता है। निर्वाचक मंडल एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी इलेक्शन बॉडी होती है जो इलेक्शन में प्रेसिडेंट को वोट करती है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से व्यक्ति या कौन कौन से जो एमएलए हैं या एमपी हैं वो वोट कर सकते हैं, वो आपको मैं बताता हूं। तो इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल में आते हैं इलेक्टेड एमपी ऑफ पार्लियामेंट, यानी निर्वाचित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जिसमें लोकसभा एमपी और राज्यसभा के एमपी दोनों आते हैं। इसमें इलेक्टेड एमपी आते हैं, यानी लोकसभा में इलेक्टेड 543 यानी 543 एमपी जो हैं इलेक्टेड हैं, निर्वाचित हैं, वो वोट करते हैं। और जो राज्यसभा है उसमें 12 नॉमिनेटेड मेंबर को निकालकर बाकी के इलेक्टेड एमपी जो हैं राज्यसभा के वो भी वोट करते हैं। तो इलेक्टेड एमपीज ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के सभी निर्वाचित एमपी वोट करते हैं। फिर आता है इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट असेंबलीज, यानी राज्य विधान मंडल। जो राज्य विधान सभाएं होती हैं या मंडल होते हैं उनको असेंबली कहते हैं। असेंबली में इलेक्टेड एमएलएज, तो सभी असेंबली यानी 29 स्टेट में सभी असेंबलीज के इलेक्टेड एमएलए जो हैं वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो सभी राज्यों के एमएलए द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में वोट किया जाता है। जो राज्य हैं 29 स्टेट हैं। इसमें जो काउंसिल होती है यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद होती है राज्यों में, उसके एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं वोट नहीं करते। एमएलसी इसमें वोट नहीं करते, सिर्फ इलेक्टेड एमएलए ही वोट करते हैं। प्लस इसके अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली और पौंडीचेरी में आपको पता है असेंबली है, यानी स्टेट असेंबली है, वहाँ पर एमएलए होते हैं इलेक्टेड। तो दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड एमएलए जो हैं वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। तो दिल्ली और पौंडीचेरी यूटी हैं जिनमें असेंबली है, जिनके एमएलए जो हैं वोट करते हैं। बाकी सारे राज्य 29 राज्य हैं, 29 स्टेट के एमएलए और इलेक्टेड एमपी जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। अब आता है इलेक्शन, यानी राष्ट्रपति का इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग जो है इलेक्शन कंडक्ट कराता है। क्वेश्चन आते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट यानी चुनाव विवाद, इलेक्शन डिस्प्यूट जो है किस कोर्ट में हैंडल होते हैं। तो इलेक्शन डिस्प्यूट हैंडल होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आदि के इलेक्शन डिस्प्यूट जो हैं वहाँ पर लिए जाते हैं या वहाँ पर हैंडल होते हैं। इलेक्शन के लिए यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी एमएलए एमपी वोट करते हैं परंतु उसकी वोट वैल्यू काउंट होती है। वोट वैल्यू का 50% 50% प्लस 1 यानी 50% मिनिमम वोट चाहिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए, किसी कैंडिडेट को। 50% प्लस 1 वोट, तो यानी 100% वोट में से 50% वोट होने चाहिए। तो कैसे वोट वैल्यू काउंट होती है? वोट वैल्यू काउंट करने के लिए हमारे देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक सिस्टम है जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है ये पॉपुलेशन बेस्ड है यानी जनसंख्या आधारित है, यानी देश की जनसंख्या और उसमें राज्यों की जनसंख्या जो है वो देखी जाती है और राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रोपोर्शनल सिस्टम बनाया जाता है, प्रोपोर्शन बनाया जाता है। हर एक राज्य को वेटेज मिलती है, वोट वैल्यू की वेटेज मिलती है। जैसे यूपी की पॉपुलेशन सबसे अधिक है तो यूपी की पॉपुलेशन में वोट वैल्यू यूपी की ज़्यादा आएगी क्योंकि वहाँ पर 80 एमपी
80 एमपी हैं और लगभग 403 एमएलए हैं। तो इनकी वोट वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि टोटल पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि सिक्किम की वोट वैल्यू कम आएगी क्योंकि सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है। तो वोट वैल्यू जो है इसमें काउंट होती है, और वोट वैल्यू काउंट करने के लिए सबसे पहले एक एमएलए की वोट वैल्यू काउंट की जाती है स्टेट में। तो हम एक एमएलए की वोट वैल्यू काउंट करते हैं टोटल इलेक्टेड एमएलएज, ठीक है जी। टोटल इलेक्टेड एमएलएज लेते हैं और टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट लेते हैं। तो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं टोटल एमएलए से, इलेक्टेड एमएलए से, और 1000 से उसको डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करने के बाद, इसको सेट करने के बाद हमारा जो प्रोपोर्शन निकलता है वो एक एमएलए की वोट वैल्यू निकलती है। एक एमएलए की वोट वैल्यू को हम गुणा करते हैं टोटल एमएलए की वोट वैल्यू से, यानी 1 एमएलए इक्वल टू टोटल एमएलए ऑफ स्टेट, उससे गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उस मल्टीप्लिकेशन से टोटल एक स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू काउंट होती है। जब एक स्टेट की वोट वैल्यू काउंट हो जाती है, उसके बाद सभी राज्य यानी 29 स्टेट की वोट वैल्यू हम काउंट करते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो जब सारे स्टेट की वोट वैल्यू काउंट हो जाती है, उनको हम प्लस कर लेते हैं, सब राज्यों की वोट वैल्यू को हम प्लस कर लेते हैं, तो हमारे सारे देश में एमएलए की वोट वैल्यू काउंट हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा एमपी, यानी हमें एमपी की वोट वैल्यू भी काउंट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम एक एमपी की यानी 1 एमपी की वोट वैल्यू काउंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन को, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ देश की जो संख्या है, जो जनसंख्या को टोटल इलेक्टेड एमपी से हम डिवाइड करते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डिवाइड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज ऑफ कंट्री। तो जो 1 एमपी की वोट वैल्यू आएगी, उस एक एमपी की वोट वैल्यू को हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे टोटल एमपी की वोट वैल्यू यानी टोटल एमपी से, तो वो हमें प्राप्त होगी फिर टोटल एमपी की वोट वैल्यू। जब सारे देश की एमपी एमएलए की वोट वैल्यू निकल जाती है, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, और वो 2 से डिवाइड होने पर 50% उसका लेना पड़ता है हमें। 50% प्लस 1 वोट हमें आगे चाहिए, जिससे राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है कंप्लीट होता है। तो वोट वैल्यू आ जाती है। फिर आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, यानी इसमें हमारी जो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एक ऐसी वोट होती है जिसमें एक व्यक्ति जब वोट करता है तो वो सिंगल वोट तो करता है, परंतु उसमें प्रेफरेंस काउंट होती है, यानी वो अपनी वोट को प्रेफरेंस के आधार पर दे सकता है। इसको प्रेफरेंस वोट भी हम वरीयता वोट भी कह सकते हैं। तो प्रेफरेंस वोट में क्या होता है, आपने एक कैंडिडेट को 1 प्रेफरेंस दी, बी कैंडिडेट को 2 प्रेफरेंस दी, सी कैंडिडेट को आपने 3 प्रेफरेंस दी। तो प्रेफरेंस के आधार पे वोट दिए जाते हैं। सबसे पहले एक प्रेफरेंस के व्यक्ति की, कैंडिडेट की वोट वैल्यू काउंट होती है। अगर उस व्यक्ति को 50% मिला है तो वो इलेक्टेड हो जाता है प्रेसिडेंट। अगर एक को नहीं मिली, फर्स्ट कैंडिडेट को नहीं मिली, तो सेकंड प्रेफरेंस और उसको काउंट करेंगे हम। तो इसमें क्या करते हैं, लास्ट जो कैंडिडेट था उसकी वोट वैल्यू को हम एडजस्ट करते हैं, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस को छोड़कर बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस आदि को हम शिफ्ट कर देते हैं बाकी के कैंडिडेट पे, जिससे सारी वोट वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। दोबारा चेंजेस आते हैं उसमें, दोबारा काउंट करते हैं, तो जिस व्यक्ति को 50% मिल जाता है वो इलेक्ट हो जाता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डबल काउंटिंग यानी ड्यूअल काउंटिंग होती है, दोहरी मतगणना होती है। ये सिर्फ एक ही बार हुई है भारत में, राष्ट्रपति के चुनाव में, वीवी गिरी के चुनाव में दोहरी मतगणना का प्रयोग हुआ था। कई बार क्या होता है, अनइलेक्टेड एक ही कैंडिडेट खड़ा होता है, तो उस समय अनअपोज्ड, जिसमें गैर विरोध यानी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो एक कैंडिडेट का विरोध करेगा, सिंगल कैंडिडेट होता है, तो सिंगल कैंडिडेट को कह देते हैं अनअपोज्ड इलेक्टेड। जैसे नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो अनअपोज्ड यानी अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अनअपोज्ड इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीलम संजीवा रेड्डी। तो ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जिसमें इलेक्शन में नॉर्मली सिक्योरिटी भरी जाती है, इसके अलावा नॉमिनेशन भरा जाता है, इसके अलावा उनको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी एमपी एमएलए का यानी लगभग 100 एमपी या एमएलए उनको सपोर्ट करने वाले व्यक्ति होने चाहिए जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है जी। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें वोट वैल्यू काउंट होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट काउंट होती है और प्रोपोर्शनल सिस्टम भी काउंट होता है। प्रेसिडेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, पहले प्रेसिडेंट थे और अकेले प्रेसिडेंट हैं जिनको दोहरा काल मिला है, यानी उनकी टर्म जो है 2 बार रही है, 2 बार 5-5 साल के लिए बने थे। फिर आता है जी पहले सिख ज्ञानी जैल सिंह फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट रहे हैं। मीरा कुमार फर्स्ट वुमेन, जो फर्स्ट वुमेन आती है प्रतिभा पाटिल,
यानी प्रतिभा देवी पाटिल जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुई थी हमारे देश में। फर्स्ट एससी KR नारायणन जो है फर्स्ट एससी प्रेसिडेंट थे जो इलेक्ट हुए थे, ठीक है जी। तो भारत में फिर आता है जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, यानी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो जाकिर हुसैन जो हैं वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भारत में रहे हैं। तो मैंने अभी इस पार्ट में आपको प्रेसिडेंट से संबंधित, उनके इलेक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में या दूसरी वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको प्रेसिडेंट के पावर फंक्शन आदि में बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। स्वागत है आपका करियर एकेडमी के YouTube लेक्चर में। तो आज की क्लास में मैं आपको प्रेसिडेंट की पावर और फंक्शन कराऊंगा। ये दूसरा लेक्चर है जो प्रेसिडेंट के बारे में है। तो आज का टॉपिक रहेगा पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी आपको पता है कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं और वो कौन कौन से कार्य जो हैं करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति की जो पावर है उनको डिफाइन करते हैं हम एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिका की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की पहली शक्तियाँ आती हैं कार्यपालिका की, दूसरी आती है लेजिस्लेटिव, जिसको कह देते हैं विधायी शक्तियां, तीसरी आती हैं जी जुडिशियल पावर्स, जिसको कह देते हैं न्यायिक शक्तियां, फिर आती हैं जी इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां। इमरजेंसी पावर को कहते हैं आपातकालिक शक्तियां। फिर आती हैं जी फाइनेंशियल पावर, जिसको कहते हैं वित्तीय शक्तियां। फिर आती हैं जी आपको पता है पार्डन और मर्सी पावर, यानी उनकी शक्तियों में मर्सी पावर और पार्डन पावर भी आती है। तो ये मुख्य मुख्य हैं। इसके अलावा दूसरी शक्तियां देखते हैं जिसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं, मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियां। फिर आती हैं जी डिप्लोमेटिक पावर, जिसको कहते हैं हम कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक पावर्स। सैन्य शक्तियां हो गई, डिप्लोमेटिक पावर्स हो गई। एक पावर आती है ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर को कहते हैं अध्यादेश शक्ति, अध्यादेश की शक्तियां। तो मुख्य रूप से प्रेसिडेंट की जो है ये पावर होती है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी, फाइनेंशियल, पार्डन, मर्सी, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर और ऑर्डिनेंस पावर। तो मैं एक एक को डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिका की शक्तियां। तो राष्ट्रपति जो है आपको पता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जो भारत का सबसे मुख्य कार्यपालिका के कार्यकर्ता है, सर्वोच्च है, वो भारत का फर्स्ट सिटीजन है। फिर आता है जी वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो सारे काम कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी सरकार के उसी के नाम से होते हैं, उसी के सिग्नेचर से होते हैं। इसके अलावा आता है कि एग्जीक्यूटिव काम में जो भी सरकार की पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी उसकी स्कीम्स होती हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही लॉन्च होती हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर में प्रेसिडेंट जो है भारत में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट करता है। जिन भी बड़ी जो शक्तियां हैं या पोस्ट हैं उनकी ऊपर नियुक्ति की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की होती है। जैसे पीएम, तो प्रधानमंत्री को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। फिर आता है जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद या हमारे कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। तो मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। फिर आता है जी अपॉइंटमेंट पावर में हमारी जो फाइनेंस कमीशन है यानी वित्त आयोग है, वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसके अलावा आएगा आपका कि जो अपॉइंटमेंट पावर में जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों में मुख्य रूप से बहुत सारी अपॉइंटमेंट पावर हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में जितने भी कमिश्नर होते हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आएगा इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। फिर आता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है।
इसके अलावा आपने देखा है कि भारत में सभी जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं जिनमें आपको पता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, या हमारे देश में जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। इसके अलावा गवर्नर ऑफ स्टेट यानी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो नियुक्ति में एग्जीक्यूटिव पावर आती है, अपॉइंटमेंट करना, ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर में आती है। सेकेंड पावर आती है लेजिस्लेटिव यानी विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति जो है विधायी काम करता है, लेजिस्लेटिव काम करता है, या वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन का पार्ट होता है। तो इसे हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट, भारत में आपको पता है पार्लियामेंट, संसद जो है संसद का मुख्य अंग, राष्ट्रपति जो है संसद का मुख्य अंग है। तो भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीन ऑर्गन आते हैं। तो तीनों ऑर्गन में राष्ट्रपति जो है एक मुख्य ऑर्गन आता है हमारी लेजिस्लेटिव पार्ट में, जो पार्लियामेंट आती है। तो पार्लियामेंट का मेन पार्ट है हमारा प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट में रहते हुए जो लीगल प्रोसेस होती है, हमारी रूल मेकिंग प्रोसेस होती है, उसका अहम पार्ट आएगा हमारा प्रेसिडेंट। तो सभी कानून जो हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से, एसेंट पावर ऑफ प्रेसिडेंट आती है, जिसमें राष्ट्रपति जो है हमारे देश में कानूनों को सहमति देता है, सिग्नेचर करता है। तो राष्ट्रपति हर एक कानून को सिग्नेचर करता है, उसके बाद ही कानून जो है इम्प्लीमेंट होते हैं। तो जैसे लोकसभा में कानून पास हुआ, फिर राज्यसभा में, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और वहाँ से वो अनुमति मिलेगी राष्ट्रपति की। तो कानूनी प्रक्रिया को पूरा करता है प्रेसिडेंट। फिर आता है जी, आपको पता है पार्लियामेंट के सेशन बुलाए जाते हैं। तो सेशन को कॉल करना, उसको सेशन में लाना, ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। तो आपको पता है साल में 3 सेशन बुलाए जाते हैं। हर एक सेशन में, एक सेशन से दूसरे सेशन में अधिकतम 6 महीने का गैप होता है। 6 मंथ के गैप के अंदर अंदर दूसरा सेशन बुलाया जाता है। फिर आता है जी, सेशन बुलाने के साथ अगर सेशन को बंद करना है, उसको बंद करने की पावर भी राष्ट्रपति के पास होती है। सिर्फ जो है एडजमेंट जो मोशन होता है, एडजमेंट जो है वो स्पीकर या चेयरमैन का होता है, बाकी सेशन बुलाना, बंद करना ये राष्ट्रपति का काम होता है। लोकसभा को डिसॉल्व करना, यानी लोकसभा को अगर डिसॉल्व करना है तो प्रेसिडेंट करेगा। फिर आता है राज्यसभा को कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, यानी वो स्थायी सदन है। तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है राष्ट्रपति, जबकि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो संसद में मेन पार्ट आता है हमारा प्रेसिडेंट। इसके अलावा हमारे आपको पता है कानूनों पर जो सिग्नेचर की पावर है वो राष्ट्रपति की है। तो राष्ट्रपति कई बार क्या करता है, हमारे कानूनों को साइन करने से मना कर देता है, जिसको नॉर्मली हम कह देते हैं वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो वीटो पावर में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति कई बार सस्पेंशनरी वीटो का यूज करता है, एक्सक्लूसिव वीटो का यूज करता है, या वीटो उसको पॉकेट वीटो का यूज करता है। तो सबसे पहली वीटो आती है सस्पेंशनरी, यानी राष्ट्रपति किसी कानून को चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए दोबारा हाउस के पास भेज देता है, उसको कह देते हैं सस्पेंशनरी यानी निलंबनकारी वीटो, जिसमें थोड़े टाइम बीइंग के लिए राष्ट्रपति कानून को डिले कर देता है। दूसरी आती है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव वीटो का मतलब होता है कंप्लीट वीटो है, जिसमें राष्ट्रपति किसी कानून को रिजेक्ट कर देता है, यानी उसके ऊपर साइन, सिग्नेचर नहीं करता। थर्ड वीटो होती है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का अर्थ है कि राष्ट्रपति ना तो टाइम बताता है कि कब साइन करूंगा, ना ही उस कानून के ऊपर साइन करते हैं। तो राष्ट्रपति उसको पॉकेट यानी उसको डिले रख लेते हैं, टाइम बीइंग के लिए अपने पास रख लेते हैं, और उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं होते, वो एक तरह से पॉकेट वीटो के रूप में यूज होता है। तो वीटो जो है पार्लियामेंट्री पावर में ही या लेजिस्लेटिव पावर में ही राष्ट्रपति की एक पावर आती है। तो संसद में फिर आता है ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग बुलाना जो है वो राष्ट्रपति का ही काम होता है। ज्वाइंट सीटिंग को कॉल करता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा दोनों मिलकर बैठते हैं, और स्पीकर जो है ज्वाइंट सीटिंग को लीड करता है, हेड जो है स्पीकर बनेगा उसका, जबकि कॉल करेगा राष्ट्रपति। तो ये हैं लेजिस्लेटिव पावर जो है राष्ट्रपति की। नेक्स्ट आती हैं जुडिशियल पावर, यानी न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं, जैसे आर्टिकल 143 143 आर्टिकल बताता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। इसको कहते हैं एडवाइजरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो यानी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना जो है हमारे राष्ट्रपति की एक शक्ति है जो जुडिशियल पावर में आती है। दूसरी आती है, आपको पता है न्यायपालिका में जजों की अपॉइंटमेंट, यानी जजों की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, इनकी अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इसके लिए ये जुडिशियल फंक्शन होता है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी पावर, यानी
हमारी आपातकालीन शक्तियाँ। तो आपातकालीन शक्तियाँ यानी जो हमारे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, आपातकाल डिक्लेयर होता है, उस समय राष्ट्रपति के पास जो पावर आती है उसको कह देते हैं हम इमरजेंसी पावर्स। तो इमरजेंसी पावर 3 प्रकार की हैं, 352, 356 और 360। यानी राष्ट्रपति 3 शक्तियों का प्रयोग करता है 352 में। 352 में आती है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात। नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है जो ऑल इंडिया में डिक्लेयर होती है, यानी जिसका कॉन्सिक्वेंस नेशनल पर्सपेक्टिव में पड़ता है। दूसरी आती है जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, यानी जिसको कह देते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन भी एक प्रकार से हमारी इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट की। 360 में आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको कहते हैं वित्तीय आपात। तो 3 प्रकार के आपात होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाते हैं। पहला आपात आता है नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी में 352 में ऑल इंडिया में राष्ट्रपति वॉर, अग्रेशन और आर्म्ड रिवॉल्ट, ये 3 कंडीशन होती हैं जिसके आधार पर राष्ट्रपति सारे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है जो युद्ध आदि की स्थिति में होती है। सबसे पहले लगी थी 1962 में इंडो चाइना वॉर में, और अभी तक 3 बार यूज हुआ है 352 का। 1962, 1971 और 1975 3 बार डिक्लेयर हुई है 352 की तहत इमरजेंसी। 356 इमरजेंसी होती है जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। किसी राज्य में जो प्रशासनिक मशीनरी फेल होने के आधार पे लगती है प्रेसिडेंट रूल। ये पहली बार लगी थी केरल में और सबसे अधिक बार लगी है पंजाब में। ये भी राष्ट्रपति गवर्नर की सलाह पर लगाता है। 360 की होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कभी डिक्लेयर नहीं हुई भारत में, यानी वित्तीय आपात कभी नहीं लगा, और ये इमरजेंसी लगती है जब क्रेडिट क्राइसिस हो, बैंकिंग क्राइसिस हो, उस कंडीशन में लगती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 3 इमरजेंसी हैं, नेशनल, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट पावर आती है हमारी फाइनेंशियल पावर। राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां भी होती हैं। तो फाइनेंशियल पावर में राष्ट्रपति, आपको पता है, मनी बिल जो है या हमारा बजट होता है उसके ऊपर पहले से ही सिग्नेचर करते हैं राष्ट्रपति। तो ये उनकी फाइनेंशियल पावर होती है। बजट जो है राष्ट्रपति के नाम से ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। मनी बिल पे पहले ही सिग्नेचर करने पड़ते हैं राष्ट्रपति को। ये उनकी एक फाइनेंशियल पावर होती है। इसके अलावा राज्यों के जो वित्तीय बिल हैं कई बार वो राष्ट्रपति के पास भी आते हैं सहमति के लिए। तो वित्तीय पावर में राष्ट्रपति की आमतौर पे फाइनेंशियल पावर होती है। इसमें एक शक्ति आती है कॉन्टीजेंसी फंड, यानी हमारे देश में एक कॉन्टीजेंसी फंड है जिसको कहते हैं आकस्मिक कोष। आकस्मिक कोष की पूरी जिम्मेवारी राष्ट्रपति के पास होती है। आकस्मिक कोष से जितना भी पैसा विड्रॉ होता है, जितना भी पैसा नेशनल डिजास्टर में विड्रॉ होता है, वो राष्ट्रपति की अनुमति से या राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही उससे पैसे विड्रॉ होते हैं, राष्ट्रपति उससे पैसे विड्रॉ करते हैं। तो कॉन्टीजेंसी फंड जो है राष्ट्रपति के पास एक वित्तीय एक फंक्शन है उनका। नेक्स्ट आता है पार्डन और मर्सी पावर। राष्ट्रपति के पास मर्सी पावर या किसी के दंड को माफ करने की पार्डन पावर भी होती है। आर्टिकल 72 में ये आती है पार्डन पावर, जिसमें कई बार कैदी की सज़ा कम कर दी जाती है या उनकी पूरी की पूरा सज़ा माफ़ कर देती है। फांसी जो होती है उसको भी राष्ट्रपति जो है पार्डन कर सकता है। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन भी, जो कोर्ट मार्शल होता है उसको भी राष्ट्रपति जो है पार्डन कर सकता है, और ये राष्ट्रपति की एक एक्सक्लूसिव पावर होती है। फिर आता है मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति जो है आपको पता है सुप्रीम मिलिट्री कमांडर होता है, देश का सबसे बड़ा कमांडर है वो। तीनों सेनाएं जो हैं वो राष्ट्रपति के अंडर में होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और देश में युद्ध को डिक्लेयर करना, वॉर डिक्लेयर करता है राष्ट्रपति। ये मिलिट्री पावर में आती है। पीस डिक्लेयर करते हैं राष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंट जो है वॉर, पीस आदि डिक्लेयर करते हैं मिलिट्री, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं ये तीनों राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। तो मिलिट्री पावर में सैन्य शक्तियां आती हैं। डिप्लोमेटिक पावर में आती हैं कि देश का सर्वोच्च नेता होने के नाते देश की फॉरेन पॉलिसी हो या डिप्लोमेसी हो, कूटनीति हो, वो राष्ट्रपति के नाम से और राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाई जाती है। अन्य देशों के साथ जो रिलेशन है या हमारे संबंध होते हैं, वो संबंध जो है राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर में आती है। ट्रीटी करना हो, एग्रीमेंट करना हो, ये राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, तो इसको डिप्लोमेटिक पावर कहते हैं। एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट
जो हमारे राजदूत होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा ही डिप्लोमेटिक पावर में होती है। फिर आता है ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश की शक्ति। ऑर्डिनेंस पावर का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति जब हमारी पार्लियामेंट हाउस में नहीं होती, सेशन में नहीं होती, तो उस समय आर्टिकल 123 123 आर्टिकल के तहत देश में लॉ बना सकता है, जिसको कहते हैं ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो जब संसद हाउस में नहीं है, सेशन में नहीं है, उस केस में राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस जारी करके कानून बना सकता है, जिसको कहते हैं हम ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ऑर्डिनेंस में कानून बनाना है, डिप्लोमेटिक में फॉरेन रिलेशन है, मिलिट्री में सैन्य जो काम होते हैं मिलिट्री आदि को देखना, बाकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर, इमरजेंसी और फाइनेंशियल और पार्डन मर्सी पावर। ये राष्ट्रपति की मेन पावर मैंने आपको डिफाइन की हैं। राष्ट्रपति मुख्य है, जो देश को चलाता है, देश के लिए सबसे मुख्य पद है। तो इसकी शक्तियाँ मैंने डिफाइन करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं जो प्रेसिडेंट के रिमेनिंग पार्ट हैं वो करा दूंगा आपको। धन्यवाद। स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको प्रेसिडेंट के सैलरीज, ओथ और इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है भारत में सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, सर्वोच्च पोस्ट है उनकी। तो उसके हिसाब से सबसे पहले जो फंक्शन आता है उनका वो आता है सैलरी अलाउंसेस, यानी राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते जो हैं भारत में पे ग्रेड के रूप में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो 1.5 लाख जो है उनका वेतन होता है, सैलरी होती है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली राष्ट्रपति की होती है। दूसरा क्वेश्चन आएगा इसमें आपके पास सैलरी में कि राष्ट्रपति की सैलरी कहाँ से मिलती है, यानी किस अकाउंट से राष्ट्रपति की सैलरी मिलती है। तो राष्ट्रपति की सैलरी जो है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की संचित निधि से मिलती है, जो आर्टिकल 266 में आती है, जिसको हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कह देते हैं, यानी भारत की संचित निधि। तो भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को पे सैलरी मिलती है। और क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की सैलरी पर एक प्रकार से वोटिंग नहीं होती, यानी नॉन वोटेबल होती है। तो राष्ट्रपति की जब सैलरी पार्लियामेंट में रखी जाती है तो उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती और वो तभी पास करनी होती है हाउस को। इसके अलावा इनको हमारे राष्ट्रपति आदि की सैलरी को चार्ज एक्सपेंडिचर कहा जाता है, यानी भारित व्यय। ये भारित व्यय जो है हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ होते हैं। तो राष्ट्रपति की सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। नेक्स्ट आता है जी ओथ, राष्ट्रपति की ओथ, शपथ। तो राष्ट्रपति की ओथ जो है भारत में कौन दिलवाता है, ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति की ओथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो शपथ दिलाने का काम जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आता है इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। पहली कंडीशन होती है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अगर रिजाइन करता है तो उस केस में तो रिजाइन करना है तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हमारा रिजाइन करेगा वाइस प्रेसिडेंट को। वीपी को रिजाइन करते हैं राष्ट्रपति और वीपी रिजाइन करता है राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति द्वारा रिजाइन किया जाता है उपराष्ट्रपति को। तो अगर वो नॉर्मल अपने आप से रिजाइन कर रहे हैं तो उपराष्ट्रपति को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है देना है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है अगर राष्ट्रपति हट जाते हैं तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाते हैं, तो उस समय वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर भी उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बनते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु होती है या राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो जाता है तो 6 मंथ के अंदर उसको दोबारा से इलेक्शन के द्वारा फिल किया जाता है। 6 महीने का टाइम होता है जिसमें राष्ट्रपति को दोबारा से उसको उसमें अपॉइंट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आएगा इम्पीचमेंट। कई बार क्या होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है, यानी उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस होती है। क्वेश्चन आएंगे कि इम्पीचमेंट प्रोसेस कौन लगाता है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो एक पार्लियामेंट्री फंक्शन है, यानी संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। भारत में आपको पता है संसद जो है 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों हाउस की जिम्मेवारी है कि राष्ट्रपति को इम्पीच करना है, यानी उनके ऊपर महाभियोग लगाना है। तो सबसे पहले पॉइंट आएगा कि राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट जो है दोनों हाउस में होती है। राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट के लिए रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना होता है, तो उसका रेजोल्यूशन यानी एक प्रस्ताव दोनों हाउस यानी बोथ हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा
राज्यसभा, दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, आइदर लोकसभा आइदर राज्यसभा, बोथ हाउस। फिर क्वेश्चन आता है कि उस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, तो 1/4 ऑफ हाउस, यानी किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है 1/4 सदस्य उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हों या वो उस रेजोल्यूशन को लाते हों, 1/4 सदस्य आएंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि एक हाउस में अगर वो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसको 14 दिन के प्री नोटिस, यानी प्री नोटिस आता है 14 दिन का, जिसमें हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले 14 दिन पहले उसको बताना पड़ता है हाउस को, तो 14 दिन का नोटिस आएगा। फिर आता है अगर हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ तो कितनी मेजॉरिटी से, कितनी वोटिंग से वो पास होना चाहिए, तो मेजॉरिटी आएगी 2/3, यानी 2/3 बहुमत से हाउस में पास होना चाहिए। अगर वो 2/3 बहुमत से पास होता है देन वो दूसरे हाउस में जाता है, अगर वो लोकसभा में गया तो राज्यसभा में जाएगा। तो 2/3 बहुमत से पास होने के बाद सेकंड हाउस में जाता है। सेकंड हाउस जो है उस रेजोल्यूशन को एज ए इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर जांच करेगा, तो दूसरा हाउस जो है उस रेजोल्यूशन की जांच करता है, पड़ताल करता है। इस दौरान राष्ट्रपति जो है अपनी पेशी अपने बारे में हाउस को बता सकता है, उसको पेश होने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है प्रेसिडेंट को, तो राष्ट्रपति हाउस में जा सकते हैं। तो सेकंड हाउस उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को 2/3 बहुमत से अगर पास कर दे, अगर उस सेकंड हाउस ने भी उसको रिपोर्ट को पास कर दिया तो वो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है पास हो जाती है और राष्ट्रपति को रिजाइन करना पड़ता है फिर। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है पार्लियामेंट्री है, इसमें 2/3 बहुमत होता है, 1/4 सदस्यों की स्टार्टिंग रेजोल्यूशन में सपोर्ट चाहिए, 14 दिन का प्री नोटिस इसमें चाहिए। तो इम्पीचमेंट जो है नॉर्मली आपको पता है एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है जिसमें राष्ट्रपति को वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हम हटाते हैं। तो ये लेक्चर में मैंने आपको सैलरी, ओथ और इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है बताई है। धन्यवाद।